नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम ताजमहल की बात करेंगे, लेकिन रुकिए, ये वो आम टूरिस्ट गाइड वाली बातें नहीं होंगी जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज हम इस ऐतिहासिक अजूबे के पीछे छिपे असली विज्ञान, बेजोड़ वास्तुकला और उन ऐतिहासिक सच्चाइयों की गहराइयों में उतरेंगे जो शायद आम तौर पर छिप जाती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। तो आइए गहराई से समझते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या इस विश्व प्रसिद्ध इमारत के इर्द गिर्द बुनी गई वो सारी दिलचस्प कहानियां और किंवदंतियां असल में इतिहास और विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती हैं? क्या सच है और क्या महज एक मिथक? चलिए एक एक करके इन सभी परियों की कहानियों और हकीकतों का सच जानते हैं। शुरुआत करते हैं अमर प्रेम की उस सच्ची कहानी से जिसने इस विशाल स्मारक की नींव रखी। मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल की वो दास्तान जो ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह प्रामाणिक है। अगर समय के पन्नों को पलटे तो 1607 में शाहजहां और मुमताज की पहली मुलाकात हुई थी। पूरे 5 साल के लंबे इंतजार के बाद 1612 में उनका निकाह हुआ। उनकी शादी 19 सालों तक चली, जो यकीनन मुगल इतिहास की सबसे खूबसूरत दास्तानों में गिनी जाती है। लेकिन फिर आता है 1631 का साल। बुरहानपुर में एक बच्चे को जन्म देते समय मुमताज का बेहद दुखद निधन हो गया। सम्राट इस कदर टूट गए कि उन्होंने दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने की ठान ली। ये एक ऐसा महत्वाकांक्षी सफर था जिसे पूरा होने में पूरे 22 साल लग गए और आखिरकार 1653 में जाकर ये पूरा परिसर बनकर तैयार हुआ। अब रोमांस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अद्भुत वास्तुकला और बेजोड़ कारीगरी की, यानी उस उत्कृष्ट कृति के निर्माण की जिसे उस्ताद अहमद लाहौरी के कुशल मार्गदर्शन में डिजाइन किया गया था। 20,000, जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। इस भव्य निर्माण में इतने ही कुशल कारीगरों और मजदूरों ने पूरे 22 सालों तक दिन रात पसीना बहाया। जरा कल्पना कीजिए, उन भारी भरकम पत्थरों को ढोने के लिए हाथियों की एक पूरी फौज काम पर लगी हुई थी। और खर्चा लगभग 3.2 करोड़ रुपए। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम अरबों डॉलर के बराबर होगी। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात है, इतने भारी भरकम खर्च के बावजूद मुगल साम्राज्य दिवालिया बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय उनका खजाना सच में अपनी चरम सीमा पर था। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है परचीनकारी की कला। ये कोई आम नक्काशी या पेंटिंग नहीं है, बल्कि इसे असल में पत्थरों में चित्रकारी कहना ज्यादा सही होगा। कारीगरों ने सफेद संगमरमर को तराश कर उसमें दुनिया भर से मंगाए गए बेहद कीमती पत्थर जड़े। सोचिए, अफगानिस्तान से नीलम, चीन से जेड और रोशनी को चमकाने वाला लाल जैस्पर। और ये काम इतनी गजब की सटीकता से किया गया है कि अगर सतह पर हाथ फेरें तो वो बिल्कुल सपाट महसूस होती है। और बात सिर्फ पत्थरों को जड़ने की ही नहीं है। यहाँ वास्तुकला के जो दृष्टिभ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन इस्तेमाल किए गए हैं वो सच में दिमाग चकरा देने वाले हैं। अमानत खान की बनाई गई कैलीग्राफी इस तरह डिजाइन की गई है कि जैसे जैसे अक्षर ऊपर जाते हैं उनका आकार बड़ा होता जाता है। नतीजा, नीचे से देखने पर सारे अक्षर बिल्कुल एक समान आकार के लगते हैं। चारों मीनारों में हेरिंगबोन पैटर्न है ताकि वे गोलाई में एकदम परफेक्ट दिखें। और वो मशहूर मकराना संगमरमर, वो तो सीधा रोशनी के साथ खेलता है। सुबह के समय हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकता हुआ सफेद और सूर्यास्त के वक्त बिल्कुल सुनहरा नजर आता है। चलिए अब मुख्य इमारत से बाहर निकलते हैं और चार बाग, धरती पर जन्नत की ओर रुख करते हैं। ये फारसी शैली से प्रेरित बगीचे महज सजावट का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस स्मारक का एक बहुत ही गहरा और प्रतीकात्मक अंग है। इस चार बाग लेआउट को समझना काफी दिलचस्प है। ये असल में स्वर्ग की इस्लामी अवधारणा को धरती पर उतारने का एक शानदार प्रयास है। इस पूरे बगीचे को 4 एकदम समान हिस्सों में बांटा गया है। इसके बिल्कुल बीचों बीच पानी की नहरें बहती हैं जो एक आईने की तरह काम करती हैं और स्मारक का एकदम सटीक अक्स दिखाती हैं। साथ ही साल भर खिलने वाले अलग अलग तरह के पौधे और फव्वारे इसे एक जीवंत स्वर्ग बनाते हैं। हर मौसम में यहाँ की खूबसूरती का एक नया ही रंग देखने को मिलता है। अब तक हमने विज्ञान और इतिहास की बात की, लेकिन अब वक्त है ताजमहल से जुड़े प्रसिद्ध मिथकों को तोड़ने का, यानी तथ्यों को कल्पना से अलग करने का। चलिए उन मशहूर कहानियों का सच जानते हैं जो बरसों से हवा में तैर रही हैं।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सबसे खौफनाक और मशहूर मिथक ये है कि शाहजहां ने ताज बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वैसी इमारत दोबारा ना बन सके। सुनने में बहुत नाटकीय लगता है ना, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज इसके बिल्कुल उलट कहानी बयां करते हैं। सच तो ये है कि ये बेहद कुशल और कीमती कारीगर थे। हाथ काटने जैसी कोई खौफनाक घटना कभी हुई ही नहीं थी, बल्कि इन्हीं प्रशिक्षित कारीगरों ने आगे चलकर मुगल साम्राज्य के और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जैसे कि दिल्ली का शानदार लाल किला। एक और कहानी जो अक्सर लोगों की जुबां पर रहती है वो है काले ताजमहल की। कहा जाता है कि शाहजहां नदी के ठीक उस पार अपने लिए काले संगमरमर का एक हूबहू वैसा ही मकबरा बनवाना चाहते थे। ये कहानी रोमांचक तो बहुत है, लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी मुगल अदालती रिकॉर्ड या उस दौर के किसी भी वास्तुकला दस्तावेज में इस तथाकथित काले ताजमहल का जिक्र तक नहीं है। ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत किंवदंती है। इसी तरह की एक और बड़ी भ्रांति इसके निर्माण स्थल को लेकर है। ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात की स्पष्ट पुष्टि करते हैं कि शाहजहां ने ये जमीन राजा जय सिंह से पूरी तरह कानूनी तरीके से खरीदी थी, और अगर इसके डिज़ाइन पर गौर करें तो वो सख्ती से स्थापित इस्लामी मकबरे की परंपराओं और मुगल वास्तुकला के मूल सिद्धांतों का ही पालन करता है। इतिहास के पन्नों और पुराने मिथकों से बाहर निकलकर अब हम बात करेंगे प्रदूषण और ताज के संरक्षण के बारे में। यह इस बेशकीमती संगमरमर को बचाने की आधुनिक लड़ाई है। आज ये शानदार सफ़ेद इमारत किसी राजा की सेना से नहीं, बल्कि एक बहुत ही आधुनिक खतरे से लड़ रही है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ताजमहल धीरे धीरे पीला और भूरा क्यों पड़ता जा रहा है। इसके मुख्य अपराधी हैं हवा में घुले हुए प्रदूषक, जैसे ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड। ये आते कहाँ से हैं? हमारे जीवाश्म ईंधनों से, आसपास जलने वाले कूड़े से और मथुरा रिफाइनरी जैसे उद्योगों से। जब ये हानिकारक रसायन हवा और नमी के साथ मिलते हैं तो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा होती है। ये एसिड इस अनमोल संगमरमर को धीरे धीरे गला रहा है, जिसे विज्ञान की भाषा में मार्बल कैंसर कहा जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। इसे बचाने के लिए आधुनिक संरक्षण के प्रयास काफी तेज कर दिए गए हैं। सरकार ने स्मारक के चारों ओर एक ताज ट्रेपीजियम जोन बना दिया है, जहां प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त पाबंदी है। और इसका इलाज करने का एक तरीका तो सच में बहुत दिलचस्प है, मड पैक। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे त्वचा को निखारने के लिए मुल्तानी मिट्टी लगाई जाती है। ताज की सतह से प्रदूषण की अशुद्धियों को खींचकर बाहर निकालने के लिए उस पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया जाता है, ताकि संगमरमर अपनी वो पुरानी बेदाग सफेदी वापस पा सके। इस शानदार सफर के अंत में मुख्य द्वार पर उकेरी गई इस खूबसूरत आयत का अनुवाद पढ़ना बहुत प्रासंगिक है। हे आत्मा, तू विश्राम में है, अपने प्रभु के पास लौटा शांति के साथ, और वो भी तुझसे प्रसन्न है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से उस गहरी शांति और पवित्रता को दर्शाता है जिसकी कल्पना इस मकबरे के लिए मूल रूप से की गई थी। अब यहाँ एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। आधुनिक विज्ञान और संरक्षण के इन तमाम प्रयासों के बावजूद क्या आने वाली पीढ़ियां इस शुद्ध सफेद संगमरमर की शांति का उसी रूप में अनुभव कर पाएंगी, या फिर हम अपने इस शानदार इतिहास को धीरे धीरे भूरा होने के लिए छोड़ देंगे? ये हम सभी के लिए सोचने का विषय है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।